नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और स्वागत है आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से लापता 3 छात्राओं का 24 घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग। वार्डन की लापरवाही आ रही सामने, डीएम बोले कड़ी कार्रवाई करेंगे। 3 छात्राओं के लापता होने में बीएसए आशा चौधरी की भी बड़ी लापरवाही। अधिकारियों को जानकारी देने के बजाय मामले को दबाया, खुद भी देर से पहुंची थी मौके पर। सरदना में डिस्पोजल सामान की पेपर फैक्ट्री में लगी आग, लगभग 60 लाख का नुकसान, कार भी हुई राख। वक्फ बिल पारित होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर मेरठ में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 4 जोन 32 सेक्टर्स में बांटा गया मेरठ। 7वें नवरात्रे पर हुई मां कालरात्रि की पूजा अर्चना, मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे, मंदिरों में उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। फिलिस्तीन का झंडा दिखाने और भड़काऊ पोस्टर लहराने वालों पर एफआईआर दर्ज, पोस्टर और झंडा लहराने वालों पर पुलिस जल्द ही करेगी बड़ी कार्रवाई। कैंट बोर्ड के सीईओ ने मॉर्निंग वॉक पर जानी सीनियर सिटीजन की समस्याएं, कहा और बेहतर करेंगे गांधी बाग की व्यवस्थाएं, लोगों को मिलेगी अच्छी सुविधाएं। और चलते चलते में देखिए, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने दी वर्तमान महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को अपने ही अंदाज में शुभकामनाएं। महानगर वर्तमान और निवर्तमान अध्यक्षों ने कहा 2027 में जिताएंगे बीजेपी को तीनों सीटें। मेरठ के भूनी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से लापता हुई कक्षा 7 की 3 छात्राओं का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है। छात्राओं के लापता होने से खलबली मची है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने रात के वक्त विद्यालय में डेरा डाले रखा और 5 घंटे तक कड़ी पूछताछ भी की। हालांकि छात्राओं के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। विद्यालय प्रबंधन की इस मामले में और खास तौर से वार्डन की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्राएं दिन में लापता हुई थी, लेकिन मामले को छिपाया गया। इसको लेकर भी डीएम बेहद नाराज हैं। इस मामले में सरूरपुर थाने में मुकदमा कायम कर लिया गया है और 6 टीम गठित कर दी गई हैं। डीएम का कहना है कि जिस स्टाफ से भी लापरवाही हुई है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ग्राम भूनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी भोनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे के करीब। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब का। ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में थी। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसए को हमने तुरंत भेजा वहाँ पे। बीएसए को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने खुद जानकारी ली और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही गए और पूरी तथ्यों की जाँच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वार्डन हैं उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जाँच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो तीनों बच्चे हैं उनके परिजन भी रात में हमने बुला लिए थे और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन उनके मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर है, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी थी ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उस पर सर्वेलांस पे ले लिया गया है और बाकी कार्रवाई
की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके बच्चे जो है सकुशल बरामद हो जाए। मेरठ में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 3 छात्राओं के लापता होने के मामले में बीएसए आशा चौधरी की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उन्हें गुरुवार को दोपहर ही मामले की सूचना मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कमिश्नर या डीएम को जानकारी देने के बजाय वो मामले को दबाने में जुटी रही। योगी सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन बीएसए आशा चौधरी बेहद लापरवाह निकली। डीएम डॉक्टर वीके सिंह को रात करीब 9:45 बजे जानकारी दी और उसके बाद डीएम ने बीएसए आशा चौधरी को मौके पर भेजा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसए आशा चौधरी लापरवाही की बजाय गंभीरता दिखाती तो जिस वक्त छात्राओं के लापता होने की सूचना आई थी तभी पुलिस की टीम अलर्ट हो जाती, लेकिन बीएसए आशा चौधरी ने मामले को हल्के में ले लिया। इस मामले की गूंज लखनऊ तक भी पहुंच गई है। डीएम भी इसको लेकर बेहद नाराज हैं। और जबकि जानकारी काफी चीज से छुपाया गया और रात तक आपको जानकारी हुई 10 बजे के आसपास। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्कूल के वार्डन के द्वारा जो है समय सूचना ना तो बीएसए को दी गई और बीएसए के द्वारा भी हम लोग को सूचना समय पे नहीं दी गई, जिसके कारण ये विलम्ब हुआ। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही क्यों बरती गई। तुरंत सूचना जो है वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जो विलम्ब से सूचना मिला कारण विलम्ब से कार्रवाई हुई है, फिर भी उम्मीद है कि बच्चियां जो है सकुशल बरामद हो जाएंगी। सदना के मोहल्ला आदर्श नगर में गुरुवार रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में डिस्पोजल, दोना और पत्तल के लिए कागज बनाया जा रहा था। आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, आग पड़ोस के घरों तक पहुंच गई और लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लगभग 60 लाख रुपए की कीमत के माल के नुकसान का आंकलन जताया जा रहा है। इसके अलावा एक कार और कई मशीनें भी खाक हो गई। प्रथम जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग के गुबार में समाई ये फैक्ट्री सदना के बड़े कारोबारी नितिन जैन की है। नितिन जैन मोहल्ला बूढ़ा बाबा के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से डिस्पोजल सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की सप्लाई कर रहे थे। गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे उनकी फैक्ट्री और गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी गोदाम के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आग ने पड़ोस के 2 घरों को भी अपनी जद में ले लिया। घरों में रह रहे राजू शर्मा और राजवीर शर्मा के परिवार ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात करीबन 3 बजे सूचना मिली हमारे जैन समाज के नितिन जैन सनो प्रदीप कुमार जैन मुल्हेड़ा वाले। उनका आदर्श नगर स्थित दोने पत्तल की फैक्ट्री थी, जिसमें 3 बजे भयंकर आग लगी। आग किस कारण लगी अभी पता नहीं लग पाया है। रात 3 बजे से ही काफ़ी गाड़ियां दमकल विभाग की जो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर लगी हुई है। अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई लाखों रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। यहाँ आदर्श नगर में नितिन जैन सनो प्रदीप जैन लेने वालों की फैक्ट्री में लगभग रात 3 बजे आग लगी है। इनका पेपर का काम है, होलसेल का, और इसमें लगभग 3 गाड़ियां जब से आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बहुत मोटा नुकसान हुआ है। अभी तक जो आकलन है उसमें लगभग 40 से 50 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है और इनमें इनकी अपनी खुद की गाड़ी थी, वो भी बिल्कुल जलकर राख हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पारित होने के बाद पूरे मेरठ में अलर्ट है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जुमे की नमाज को लेकर मेरठ को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसको लेकर 4 जोन और 32 सेक्टर्स में मेरठ को बांट दिया गया है। एएसपी, एसपी और तमाम सर्किल ऑफिसर और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में बांट दी गई है। मेरठ के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और साथ ही आरएएफ और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वाले 125 लोगों को चिन्हित किया है, जिन पर पुलिस निगरानी बनाए हुए है। लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। यदि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। शुक्रवार को नवरात्र के 7वें दिन शहर से लेकर देहात के सभी मंदिरों में मां नवरात्रि के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई दी। मान्यता है कि मां कालरात्रि नवदुर्गों में से 9 रूपों में से 7वें स्वरूप है।
जिनकी पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में सुबह से ही सैलाब उमड़ा रहा और मां के दर्शन के लिए ही सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है और इनकी कृपा से भक्तों को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। शहर के मनसा देवी मंदिर, गोल मंदिर, सदर काली माता मंदिर, राज राजेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और मां के एक दर्शन के लिए इंतजार करती दिखाई दी। इसी के साथ ही सभी मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठे। फिलिस्तीन का झंडा दिखाने वाले और भड़काऊ पोस्टर दिखाने वालों पर पुलिस की निगाह टेढ़ी हो गई है और अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने ईद की नमाज के बाद हिंदू त्योहारों को लेकर भड़काऊ पोस्टर दिखाने वाले लोगों और फिलिस्तीन का झंडा दिखाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर रेलवे रोड थाने में दर्ज की गई है। फोटो और वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है, जिन पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। जिस तरीके से गर्मी का मौसम अब आ ही गया है, तो अब कैंट स्थित गांधी बाग में घूमने और सैर करने वाले सीनियर सिटीजन की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गांधी बाग में आने वाले सीनियर सिटीजन को घूमने और सैर करने के दौरान किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसको लेकर कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन और नामित सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा शुक्रवार को सुबह के समय गांधी बाग पहुंचे और यहां आने वाले लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीनियर सिटीजन ने सीईओ जाकिर हुसैन से गांधी बाग के शौचालय की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने, वॉकिंग ट्रैक और योगा स्थल को मेंटेन करने की बात कही, जिस पर सीईओ और नामित सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने सीनियर सिटीजन से इन सभी समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त करने की बात कही। काफ़ी दिनों से यहाँ जो कंपनी गार्डन में वॉक करने के लिए हमारे सीनियर सिटीजन या अदर सिटीजन वगैरह जो आते हैं, उनकी डिमांड थी कि मैं माननीय सभासद के साथ में और कैंट बोर्ड सीईओ के साथ में और जो हमारे जो स्टाफ है यहाँ के राजकुमार शर्मा जी, इनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। तो हमने आज की डेट डिसाइड करी थी सुबह 7 बजे की, चाय पर चर्चा करी जिसमें। तो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स आई थी यहाँ पर, कुछ इश्यूज वगैरह जो सीनियर सिटीजन वगैरह ने बताए थे रिगार्डिंग वॉकिंग ट्रैक की, कच्चे ट्रैक की, टॉयलेट्स की, थोड़ी सी पार्किंग को लेकर कुछ इश्यू बताया था कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, और वुमेन्स की जो थी कि योगा का जो उन्होंने जो सेंटर बनाया हुआ है उसको डेवलपमेंट करना है। तो हमने अभी आज नोट कर लिया है, जल्दी हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार देर रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 20 फुटा रोड पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना पर सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 20 फुटा रोड के रहने वाले अब्दुल समद ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले सलमान ने उनके छोटे भाई के साथ मारपीट कर दी, जिसका विरोध करने पर सलमान अपने घर से अवैध तमंचा ले आया और फायरिंग कर दहशत फैला दी। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सारी अवैध है और सीधा पिस्टल गोली चलाते हैं और भग जाते हैं घर छोड़कर। ये इनका काम है जी, पूरे महल्ले को दबा रखा है इन्होंने। इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट आए थे, यहीं पे उनके हाथ में कारतूस बरामद करवाया। हस्तिनापुर के लतीफपुर में हुए परमजीत हत्याकांड के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर परमजीत के परिजनों ने गुरुवार देर रात थाने के बाहर घंटों धरना दिया। वहीं हंगामा बढ़ता देख एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और एसडीएम मवाना दीपक माथुर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने परिजनों को समझाते हुए मदद देने का आश्वासन दिया। दोनों अधिकारियों ने मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी, मृतक के दोनों बच्चों को शिक्षा, आर्थिक मदद दिलाए जाने की बात कही और आश्वासन दिया। इसी के साथ ही नामजद हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का भी आश्वासन दिया, जिस पर परिजन बामुश्किल माने और परमजीत का अंतिम संस्कार किया। जब तक परमजीत का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तब तक आलाधिकारी शमशान घाट में खुद मोर्चा संभाले रहे। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जबकि पुलिस और क्यूआरटी की टीमें अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल गाँव में तनावपूर्ण शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। मिलती है। गुरुवार को विजन विद्यापीठ स्कूल सिवाया में 14वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर विमलेश मिश्रा, प्राचार्य कृषक डिग्री कॉलेज मवाना और गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अजीत द्विवेदी, लेक्चरर
जीव विज्ञान एसडी इंटर कॉलेज सदर मेरठ रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के साथ स्कूल के अध्यक्ष रविंद्र विहान, डायरेक्टर पूजा विहान ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत देवा श्री गणेशा गीत के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रैम वॉक, मराठी नृत्य, नाटिका, गुजराती नृत्य, राजस्थानी नृत्य और पंजाबी नृत्य प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा गरबा और भांगड़ा ने सभी का दिल जीत लिया। इस अवसर पर बेस्ट टीचर अवार्ड प्राची, पूजा, कविता, तनु को दिया गया, जबकि सुचित्रा को बेस्ट एंकर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर को स्कूल प्रबंधन द्वारा बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में बच्चों को अच्छी और संस्कारवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य प्रिया शर्मा ने स्कूल की उपलब्धियां गिनवाते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हॉकी कोच जोगिंदर सिंह, मनीषा, रचना, अनीता, अंजू, पूजा, लक्ष्मी समेत अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। अपने गुरुओं का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि इस संसार में गुरु से और माता पिता से ज्यादा आपका सच्चा हितैषी कोई हो नहीं सकता। यदि आपको उनकी बात गलत भी लग रही है तो भी आप मानो कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छाई है। आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगी, लेकिन इनके मार्गदर्शन में, अपने माता पिता के आशीर्वाद से लगातार मेहनत से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम रोशन करो। औपचारिक रूप से महानगर अध्यक्ष के पद पर विवेक रस्तोगी की ताजपोशी हो गई है। क्षेत्रीय कार्यालय हरमन सिटी बागपत रोड पर विधिवत रूप से कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे पहले यज्ञ और हवन हुआ, जिसमें महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, उनकी पत्नी कोमल रस्तोगी समेत सभी ने आहुति दी। हरमन सिटी के कार्यालय के बड़े हॉल में सारे कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंदर तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्विनी त्यागी समेत मेरठ महानगर के पूर्व अध्यक्ष चरण सिंह लिसाड़ी, मुकेश सिंघल और सुरेश जैन ऋतुराज भी उपस्थित रहे। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सभी का धन्यवाद दिया और कहा वो सबको टीम बनाकर अपने साथ लेकर चलेंगे। हमारे बीच में आदरणीय विधान परिषद के सदस्य मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं, जी के स्वागत के लिए मेरे विजेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब के सूर्य अग्रवाल जी का स्वागत करें। आदरणीय मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अध्यक्ष जी सीमा श्रीवास्तव जी आगे बढ़ते हुए आए, जी का स्वागत करें। आग्रह करता हूं मेरे महानगर के मंत्री आदरणीय सबसे योगी सरकार ने ये 8 साल बेमिसाल सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये 3 मंत्र के साथ सरकार ने 8 वर्ष अपने करे। उसमें भूमिका हमारी क्या हो? हम गदर जनसंपर्क अभियान विधायक, सांसद, पार्षद, पार्टी के जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हो। ये सत्य है कि अनेक कार्यकर्ताओं के जो नाम थे उसमें मेरे से भी योग्य कार्यकर्ता उनमें थे, आज भी है। लेकिन पार्टी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकल करके किसी एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है। वो जिम्मेदारी आज मेरी हो है, तो अनेक उनकी योग्यता में कहीं से भी कमी नहीं है। मैं उनकी योग्यताओं का, उनकी क्षमताओं का हमेशा सम्मान किया, हमेशा सम्मान करूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा। हमारे महानगर के प्रभारी आदरणीय
इस मेरठ महानगर में बहुत काम हो रहे हैं, मगर अब इस मेरठ महानगर में कोई अनुसूचित समाज में खासकर कोई गली सड़क बाकी न रह जाए। तो मैं आज यहाँ पर आश्वासन दे रहा हूँ कि 2025 में ही इस मेरठ में दो एक्सप्रेस बनेंगे, रैपिड ट्रेन बनेगी। ये सपना हो पाया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमें अपना ऐसा व्यवहार करना है कि हम पार्टी के साथ में कैसे मतदाताओं को जोड़ सकते हैं। ये बात ये साबित करती है कि हमारे कार्यकर्ता कभी कभी सोचते हैं कि शायद हमें तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये बात ये साबित करती है कि हमारे मन में अगर जुनून होगा तो एक दिन पार्टी हमें किसी न किसी पर उधर बीजेपी महानगर अध्यक्ष के स्वागत समारोह में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी ने सूक्ष्म जलपान ग्रहण किया। आज महानगर अध्यक्ष का स्वागत समारोह था हरमन सिटी में क्षेत्रीय कार्यालय में। तो इस तरीके से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। व्रत का खाना सभी के पास पहुँच रहा है सही तरीके से, और ये सूक्ष्म जलपान गृह बता रहा है कि जब तक सभी कार्यकर्ता एक ही मेज पर आकर खाना नहीं लेते तब तक एकता की बात क्या। अब आप देखेंगे कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं है, सब लोग साधारण कार्यकर्ता के तौर पर आ रहे हैं और साधारण कार्यकर्ता के तौर पर ही उनका स्वागत और सम्मान हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से महानगर अध्यक्ष आ रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है, और यहाँ पर हमेशा खाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, आज भी जिम्मेदारी मिल गई। भाई साहब, मेरी तो सेवा है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते सबका साथ सबका विकास और सबको भोजन, गुरु भोजन। माता रानी की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा, माता बाबा की जय, भोले बाबा की जय, माता की जय। और आप देखिए किस तरीके से महानगर अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। स्वागतों का दौर थम नहीं रहा है। मेरठ में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर मेरठ विकास प्राधिकरण के 3 बुलडोजर गरजे। कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस जमींदोज कर दिया गया और बिजली के खंभे भी तोड़ डाले गए। इस अवैध कॉलोनी पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने दूसरी बार बुलडोजर एक्शन लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले कितने दबंग हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल कंकरखेड़ा की भोला रोड पर 35,000 वर्ग मीटर में कुंवरपाल द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। नोटिस देने के बावजूद काम जारी रखा गया, जिस पर मेडा ने बुलडोजर से कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गुरुवार को हुई। मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल की टीम ने ये कार्रवाई की। प्रवर्तन दल के प्रभारी धीरज यादव ने बताया कि नोटिस देने के बावजूद काम जारी रखा गया और इसके बाद ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए गए और 3 बुलडोजरों से कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कई और अवैध कॉलोनियों को जल्द ध्वस्त किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है, अवैध कॉलोनियों को हटाओ, शहर में अवैध कॉलोनियाँ कटनी बंद हों, लोग जो है लेआउट पास कराएं प्राधिकरण से, सही ज़मीन खरीदें, खरीदार के साथ धोखा ना हो। खरीदार फिर परेशान होते हैं, बाद में मकान बनने के बाद टूटती है। इसलिए हम मकान बनने से पहले ही, कॉलोनी डेवलप होने से पहले इन्हें डेवलप नहीं होने दें। आज ये लगभग 35,000 वर्ग गज में कुंवरपाल हैं, ये भोला रोड पर। अच्छा, किसी को नहीं बख्शेंगे? किसी को नहीं बख्शेंगे। अवैध कॉलोनी किसी को नहीं बख्शेंगे। अवैध निर्माणकर्ता, बड़े अवैध निर्माणकर्ता को किसी को नहीं बख्शेंगे। बैंक लोन निर्गत कराने में पाई अनियमितताओं की जांच कर रहे विजिलेंस ऑफिसर पर बैंक के ब्रांच मैनेजर ने ही जानलेवा हमला करा दिया, जिसमें पुलिस ने हमला करने वाले 2 आरोपियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी ऐश विक्रम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी ऐश विक्रम सिंह ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक सहारनपुर के मंगल पांडे नगर ब्रांच और घंटाघर ब्रांच द्वारा जो बैंक लोन निर्गत कराया गया था, उसमें अनियमितताएं पाए जाने पर इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा विजिलेंस ऑफिसर जितेंद्र कुमार और अरविंद चौधरी अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसमें जितेंद्र कुमार ने अनियमितताओं की जांच पर रिपोर्ट बैंक के ऑफिस में सौंप दी। इस बीच कई बार ब्रांच मैनेजर मनोज ने रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपनी हर कोशिश में विफल हो गया, तब ब्रांच मैनेजर मनोज ने सहारनपुर के लोनकर्ता बाबर को लोन में सेटलमेंट करने के एवज में
विजिलेंस ऑफिसर जितेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हुए बाबर को 2 लोगों द्वारा जानलेवा हमला कराने के लिए मना लिया, जिसके बाद पहले 24 मार्च को बाबर द्वारा हायर किए गए 2 बदमाशों निखिल शर्मा और कार्तिक शर्मा उर्फ गोलू ने जितेंद्र की चलती गाड़ी पर बिजली बम्बा बाईपास पर हमला किया, जिसमें जितेंद्र बाल बाल बच गए। जिसके बाद दोबारा 1 मार्च को जितेंद्र की गाड़ी पर सहारनपुर में हमला किया गया, जिसमें गोली कार के शीशे में लगी और जितेंद्र फिर बच गए। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद परतापुर थाना पुलिस और मेरठ स्वाट टीम ने मिलकर हमला करने वाले दोनों आरोपियों निखिल और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना का षड्यंत्र करने वाले आरोपी बाबर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हालांकि पुलिस आरोपी बैंक ब्रांच मैनेजर मनोज की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। की जांच कर रहे हैं। 2 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। जो जितेंद्र हैं वो एक बैंक एम्प्लॉई हैं, ये विजिलेंस ऑफिसर हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एक जांच खोली थी बैंक अनियमितताओं को लेकर, जो कि सहारनपुर की 2 जो ब्रांचेज हैं इनकी, घंटाघर पे और मंगल पांडे नगर पे, उसके संबंध में थी। यहाँ से 2 लोग थे, अरविंद और जो जितेंद्र हैं, ये दो लोग जांच कर रहे थे। जो वहाँ के मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार, वो लगातार जांच में अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जांच फिर भी नहीं रुक रही है, तो मनोज ने एक बाबर नाम का व्यक्ति है जो कि तेल रुपाई का काम करता है, तेल निकालता है, उसका काम नहीं चल रहा था, उसके ऊपर काफ़ी लोन हो चुका था। तो बाबर काफ़ी दिन से मनोज के पास आ रहा था अपना बैंक सेटलमेंट को लेके। तो मनोज ने बाबर को एक काम सौंपा कि तुम 2 लड़के मुझे प्रोवाइड करो, और जो कि मुझे किसी को इलाज करना है, किसी का वो करना है, मतलब काम करना है, कुछ करना है। उसके बाद जो बाबर है उसने 2 लड़के, एक कार्तिक और दूसरा निखिल, इन दोनों को लेके आता है, इससे मिलाता है। मनोज जो है 65,000 रुपये बाबर को देता है वेपन खरीदने के लिए और जो खर्चे होते हैं उसके लिए। 23 तारीख की शाम को जो निखिल और कार्तिक है, ये लोग मेरठ आते हैं रिकी करने के लिए स्प्लेंडर बाइक से सहारनपुर से। 24 तारीख को जो बाबर है वो कॉल करके इन्हें बताता है कि बेसिकली मनोज ने पहले इन्फॉर्म किया बाबर को कि जो ये वादी हैं जितेंद्र, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपका CCS यूनिवर्सिटी के पास है, वहाँ पे ये बैठे हुए हैं। इनकी पहचान बताई जाती है इन दोनों को, निखिल को और कार्तिक को। ये लोग बाइक से आते हैं, वहाँ से आने के बाद जो ग्लेंजर गाड़ी है इनकी वादी की, उसके पीछे लग जाते हैं। जब ये बिजली बम्बा क्रॉस करके परतापुर की साइड जाते हैं तो कार्तिक और निखिल द्वारा इनके गाड़ी पे फायरिंग की जाती है। फायरिंग करने के बाद ये लोग देवबंद की तरफ भाग जाते हैं। अगली सुबह जब बाबर को पता चलता है कि इनकी मतलब कोई घटना नहीं, इनके साथ कोई हानि नहीं हुई इनको, तो बाबर द्वारा दोबारा इनको टास्क दिया जाता है। 1 तारीख को जो निखिल और कार्तिक ये दोनों फिर से सहारनपुर में जाते हैं, वहाँ पर अगेन ये फायरिंग करते हैं गाड़ी पे, जिसमें शीशे पे टूट के, गाड़ी के शीशा तोड़ के बाल बाल बचते हुए इनकी गाड़ी का जो गोली है वो दूसरी साइड खिड़की पर जाके लगती है। उसके बाद वहाँ पे भी एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इसमें टोटल 3 अभियुक्त जो हैं, इसमें बाबर, कार्तिक, निखिल, ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निखिल के ऊपर अभी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, कार्तिक के ऊपर 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। पहले भी एक बार तमंचे में जेल जा चुका है। जो बाबर उसके ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। जो मुख्य इसका जो साजिश करता है, जो ब्रांच मैनेजर है मनोज, वो भी फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और फिलहाल अभी इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ कॉलेज और कमिश्नरी पार्क पर लगने वाले जाम की वजह से आम पब्लिक के साथ कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस जाम के झाम से 2-4 हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह कमिश्नरी पार्क के चारों ओर अवैध पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियां थीं। जैसे ही आला अधिकारियों की नजर टेढ़ी हुई, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई और कमिश्नरी पार्क को जाम से मुक्त करने के लिए कमिश्नरी पार्क के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिससे पार्क के चारों तरफ कोई भी कार चालक कार न पार्क कर सके। ट्रैफिक पुलिस ने ये बैरिकेडिंग SSP आवास तक कर दी है, जिससे कहीं भी कार पार्क ना हो सके। गुरुवार को सुबह से ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार शाही ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा कराया। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कब तक काम आती है। मेरठ कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कोषागार में बनाए नए पेंशनर कक्ष का लोकार्पण किया, जिसमें डीएम डॉक्टर VK सिंह, वरिष्ठ पेंशनर कोषागार रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। पेंशनर एसोसिएशन द्वारा कमिश्नर और जिलाधिकारी का स्वागत किया गया।
कमिश्नर मेरठ ऋषिकेश भास्कर यशोद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर ब्रिजेश सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन मेरठ मंडल अशोक कुमार समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलते चलते में देखिए, महानगर अध्यक्ष बनने के बाद विवेक रस्तोगी का स्वागत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया। तो वहीं निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने भी कहा कि विवेक रस्तोगी एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और 2027 में महानगर की तीनों सीटें जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं में क्षमता है और सभी मेहनत से बीजेपी को और ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए विशेष बातचीत हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी आज आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण करने के बाद हवन प्रक्रिया में आहुतियां डालने के बाद बधाइयां ले रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशंसकों का, कार्यकर्ताओं का ये इतना बड़ा मेला है जिसमें सभी लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। मैं के मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश हैं और आप देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपने नए महानगर अध्यक्ष को लेकर बधाइयाँ दे रहे हैं। करीब करीब आधा घंटा ये कार्यक्रम चला है और इस आधे घंटे के कार्यक्रम में सभी माननीय थे। आज का दिन दो लोगों का, एक विवेक रस्तोगी और दूसरे निवर्तमान मेरठ के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज जी का। सर नमस्कार, स्वागत है। बड़ा भावुक भाषण दिया आज। नहीं, भावुक नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी में कि एक परिवर्तन यहाँ स्थायी रूप से नहीं है। कोई 25 साल या 50 साल तक कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो वर्तमान हमारे विवेक रस्तोगी जी हैं, ये मंत्री रहे, 4 बार उपाध्यक्ष रहे, बहुत सारे पदों पर रहे, तो उनके अंदर कार्य करने की एक इच्छा शक्ति है। तो सबका समर्थन उनके साथ है, सब लोगों का समर्थन उनके साथ है। हम सब मिलकर 2027 के अंदर हमारी जो 3 सीट है, तीनों सीट हम जीत कर आए, इस भावना के साथ हम यहाँ खड़े हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी, आज धर्म कांटे की बात करी कि धर्म उठा के अलग रख दो, कांटे पे मत दो लो कार्यकर्ता के काम को, ये बड़ी बात कही है। देखिए ये तो तय है, कार्यकर्ता हमारा देव तुल्य है। अगर कार्यकर्ता चाहे कैसे भी आएगा, हम उसके साथ खड़े, हम उसके साथ खड़े, हर कीमत पर साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी भी और उसका एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। नए महानगर अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? नए महानगर अध्यक्ष को क्या कहेंगे? उनको वो हमें पूरी उम्मीद है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। जी हाँ, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और अब हम बात करेंगे ढोल नगाड़ों के बीच में नए महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी से। आज का दिन कार्यकर्ताओं का है और जब कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष पद पर पहुंचता है और ऐसा स्वागत होता है तो पता चलता है कि बीजेपी क्यों इतनी बड़ी पार्टी हुई है। एक कार्यकर्ता जो दरी और माइक को लेकर चलना अपना स्वाभिमान समझता है, आज गुलदस्तों के साथ है, साफे के साथ है, इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। और आज का तो संबोधन भी मजा बांध दिया। देखिए वो संबोधन नहीं था, वो कार्यकर्ता के मन की बात कार्यकर्ता के लिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो सामने लोग बैठे थे, सब कार्यकर्ता बैठे थे या इधर जो भी थे, मैं भी उनके बीच का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं। और एक जो उदाहरण आपने दिया अमित शाह जी का, वो तो सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर गया। देखिए ये पार्टी की विशिष्टता है। कोई सोच सकता था क्या कि अमित शाह जी जिन्होंने गलियों से स्कूटर से काम शुरू करा था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? कोई सोच सकता था क्या कि माननीय राजनाथ सिंह जी, ये कोई और पार्टी होती तो ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ ऐसे ही कार्यकर्ता अध्यक्ष बनते हैं। आज तो इनडायरेक्ट वे में कोमल भाभी भी आपके साथ थी जब आपने 4 लाइनें सुनाई। नहीं, वो उस समय यहाँ नहीं थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली मैं पहले ही इनडायरेक्टली थी।
वो तो एक संघ के गीत की 4 लाइन थी। और चूंकि हवन किया था, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो कहा जाता है कि बिना पत्नी कोई हवन पूजन पूर्ण नहीं होता। तो इस नाते वो पूजन में आई थी और पूजन के तुरंत बाद प्रसाद लेकर वहाँ नीचे से ही चली गई। महानगर के अध्यक्ष के तौर पर अब आप क्या क्या प्रायोरिटीज अपनी फिक्स करेंगे, प्राथमिकताएं क्या क्या रखेंगे? पहली प्राथमिकता तो जो पार्टी के अभियान आ रहे हैं उन्हें पूरी करना जी। दूसरी और हमेशा रहने वाली प्राथमिकता, कार्यकर्ताओं के सम्मान का ध्यान रखना और सम्मान बढ़ाना, ये मैं करूँगा। इसको मैंने पहले भी किया है और आगे भी प्रयास करके इसको मैं करूँगा। वक्फ बोर्ड पर आपकी पहली जीत हो गई है, आपकी पार्टी की पहली जीत हो गई है। ऐसे में मुस्लिम समाज के पास आप एक महानगर के अध्यक्ष के तौर पर क्या मैसेज लेके जाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। वक्फ बोर्ड एक गरीब मुस्लिम की जीत है। जो वक्फ के नाम पर वहाँ भूमाफिया थे, जो उसका लाभ मिलने चाहिए था वो उन लोगों को नहीं मिलता था। इसको पूरा करने के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा अंत्योदय की बात करते थे, वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन केवल आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, इन सबको न्याय दिलाने के लिए ये संशोधन है। ये भाजपा की जीत नहीं, ये आज आम गरीब की जीत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मुस्लिम चेहरे हैं आपके स्वागत में यहाँ पर। निश्चित रूप से हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे में अनेक मुस्लिम समाज के लोग हैं और हमने उनका पहले सभासदी का चुनाव भी लड़ाया है। उसमें एक उदाहरण है, इस्लामाबाद से तहसीन अंसारी हमारे सभासद, हमारे टिकट पे कमल के फूल के सिंबल पे सभासद रहे हैं। तो ये जिन लोगों को पूरे वर्ष भर कोई जनता की सेवा नहीं करनी, जनता से जिनका कोई कनेक्ट ना हो, आरोप वो हम पे लगाते हैं। लेकिन इस तरीके की समाज को खाइयों में बांटने का काम यदि कोई करता है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। इसको सिद्ध किया है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये मेरे मुंह की बात नहीं है, आप किसी आम जनता से पूछ लीजिए कि वो सबका साथ सबके विकास पे कहीं कथनी करने में कोई अंतर है क्या? तो ये लोग वो करते हैं, हमारा ये विषय नहीं है। एक प्रोग्राम अभी हाल ही में आया है आपकी शपथ लेने से पहले, 8 साल बेमिसाल योगी सरकार, उसको लेकर आप जन जन तक कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से अभियान आते हैं और पहले भी आपसे एक बार वार्ता हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि कोरोना काल इसका उदाहरण है। ये पूरे वर्ल्ड में भारत एक उदाहरण है। समाज का काम सामाजिक लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से करना, ये तो संसार में भारत का उदाहरण है। और भारत के अंदर सेवा कार्य करना, जनता से कनेक्ट रहना, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहना, उसके लिए पुल का काम करना, ये 12 महीने 300 दिन जनता से कनेक्ट रहते हैं। ये तो आप ये समझ लीजिए कि एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम आ गया, तो उसे लेकर के हम जनता के पास जाएं। जब हम जाते हैं तो इससे पहले हम उन्हें कुछ उपलब्धि बताएं। हमारे सरकार के लाभार्थी और जनता ही अपने आप बताने लगती है कि आपकी क्या उपलब्धि है। यदि हम सोच के जाते हैं कि हमें आधा घंटा लगेगा, तो कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसको आधे की जगह 1-1.5 घंटा ना लगता हो। कोई होगा जो चाय पानी को ना पूछता हो, तो उन्हें बिठा के चाय पानी पिलाना। आम जनता कार्यकर्ताओं पर इतना विश्वास करती है, भाजपा पर इतना विश्वास करती है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। हम अभियान तो अभी आया, हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं। आज मैं महानगर अध्यक्ष के तौर में एक कार्यकर्ता को देख रहा था जो अपने कार्यकर्ताओं से और बड़े लीडरों से कह रहा था कि भैया अगर कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि में मुझे खुद पर्सनल फ़ोन करना, मेरी गलती बताना, मैं आपके साथ हूँ। ये मैं कार्यकर्ता के रूप में विवेक रस्तोगी को देख रहा था, महानगर अध्यक्ष के रूप में नहीं। निश्चित रूप से ये विवेक रस्तोगी की ही बात थी, अध्यक्ष की नहीं थी। मुझे संगठन में इतना लंबा समय काम करने का मौका मिला, संगठन ने मुझे मौका दिया। तो संगठन का एक मूल मंत्र है प्रशंसा सबके सामने और कमी व्यक्ति के सामने। तो मैंने उसका सिद्धांत का पालन किया है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से और मैंने सब वरिष्ठ जनों से ये आग्रह किया है, गलती हो सकती है, गलती होती है, जो काम करेगा गलती होगी। हाँ, डूबता तैरने वाला ही है
और घोड़े से गिरता घुड़सवारी है। तो इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया कि यदि संवाद नहीं होगा तो कोई विषय हम तक नहीं पहुंचेगा, और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। बस वो जो 4 लाइनें आपने वहां सुनाई थी, वो 4 लाइनें एक बार फिर इन कार्यकर्ताओं को अपनी ओजस्वी वाणी में सुना दीजिए। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जी हाँ, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और ये सफलता का एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने है। आज हमारे सामने महानगर अध्यक्ष अपने टीम के साथ, मैं हूं के मेरे सहयोगी है राजेश, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो अपना जिला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।